हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो रेमेडिएशन का टॉपिक। इसको जानते हैं, इसको समझते हैं कंसेप्ट क्या होता है। देखो, बायो रेमेडिएशन वैसे आप जानते हो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जनरली यहाँ पर जो दे रखा है वो तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन बायो रेमेडिएशन किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, मुझे कोई भी एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कीम बता सकते हो? मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कहाँ पर यूज़ होता है, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एक सोसाइटल वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंटल वेलफेयर के लिए कारगर साबित हो सकती है, एक अच्छी स्कीम बन सकती है। मतलब वो बायो रेमिडिएशन, सबसे पहले मतलब जानते हो बायो रेमिडिएशन का क्या होता है? चलो मैं आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, फिर आप मुझे सोचकर बताना है कहाँ यूज़ हो सकता है। ठीक है, देखो, बायो रेमिडिएशन ये एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वो फंगाई हो। ठीक है, ताकि हम एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स जो हैं उसको डिग्रेड कर सकें लेस टॉक्सिक फॉर्म में। यानी कि आपने करा क्या, इसको आप ऐसे समझो, आपने यहां पर अपने कुछ ट्रस्टवर्दी सोल्जर्स जो हैं वो आपने लॉन्च करे। जो आपने ट्रस्टवर्दी सोल्जर्स जो लॉन्च कर रखे हैं, अब सोल्जर हैं तो किसी ना किसी की तो किलिंग कर कर आएंगे, कोई ना कोई शत्रु भी होगा। वो जो एनिमी हैं, वो जो शत्रु हैं, वो हैं इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स, इनको खत्म करने के लिए। अब ये इनको कंप्लीट तरीके से, ये इनको कंप्लीट तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, ऐसा है क्या? पॉसिबिलिटीज आर yes ऑल्सो, पॉसिबिलिटीज आर नो ऑल्सो। अब कंप्लीट तरीके से एलिमिनेशन जो है, 95% चांस होता है कि कंप्लीट तरीके से तो एलिमिनेट नहीं होंगे, 5% यस कंप्लीट तरीके से एलिमिनेट हो भी सकते हैं। नथिंग एग्जिस्ट इन ब्लैक और वाइट इन एनीथिंग, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। बट यस, उनका इम्पैक्ट बेसिकली कम हो जाता है। ये जो सोल्जर्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स को जा रहे हैं एक तरीके से हार्म करने, उनको डिग्रेड करने, तो उनकी टॉक्सिसिटी को कम करने की कोशिश करी जाएगी, वो कंटेमिनेंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करी जाएगी। उस एलिमिनेशन की कोशिश में उनका जो इम्पैक्ट है, जो उनकी टॉक्सिसिटी है, वो इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, इनकी बहुत ध्यान से कि कौन से एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट के लिए कौन सा माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, आप एक ये टर्म लिख सकते हो। इनका बहुत केयरफुल तरीके से चेरी पिकिंग करी जाती है। चेरी पिकिंग का मतलब ये होता है, चेरी पिकिंग एक फ्रेज होता है, आप बहुत सोच समझ के जब किसी को पिक करते हो, किसी चीज को, कुछ भी हो, आप बाजार कुछ लेने गए, या कोई आपकी चॉइस है, कोई पर्सन के ऊपर ट्रस्ट है, बहुत ध्यान से, जब बारीक तरीके से, जब आपके पास बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस नहीं होते हैं किसी भी चीज़ में, आप नैरो रेंज ऑफ ऑप्शंस में आपको बेस्ट चीज़ सिलेक्ट करनी होती है, वो होती है चेरी पिकिंग। तो यहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छे से चेरी पिक करना है, ताकि आपको ये पता हो कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट को टारगेट करके उसको एलिमिनेट कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सके तो एटलीस्ट उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर दे। वो जो एनवायरमेंट में एक जहर फैला रहा है, एनवायरमेंट को प्रदूषित कर रहा है, वो कंटेमिनेंट, उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट कम हो जाए। ठीक है, तो इट कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायो रेमिडिएशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड, देख रहे हो, इनकी चेरी पिकिंग करनी है, इसकी प्रॉपर तरीके से इनकी डिजाइनिंग भी हो सकती है फॉर बायो रेमिडिएशन,
यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से। जैसे अनन्या, आपने पक्का 12th क्लास की बायो में किसी टीचर ने बताया, या फिर आप शायद से ये चीज़ जानते होगे, आप में से भी कई लोग शायद से ये वाली चीज़ जानते होगे। अभी कुछ साल पहले ना साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक कोशिश करी थी, क्या, जो श्रेया ये डेंगू चिकनगुनिया की बीमारियां होती हैं ना, ये शाइनी हम जानते हैं कि जनरली जैसे डेंगू है वो फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो की वजह से होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, यही होता है ना उसका नाम उस मच्छर का, वो फीमेल होती है ना, एनोफिलीस मॉस्किटो कहते हैं शायद से उसे, है ना। तो अगर ऐसे कोई मस्किटोज हैं, अब मस्किटोज में भी तो ब्रीडिंग हो रही है, राइट अनन्या, तभी तो उनके बच्चे, उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं। तो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या करा गया था कि कुछ मेल मॉस्किटोज और फीमेल मॉस्किटोज में उनके बेसिकली ऑर्गन्स, उनके जीन्स के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करा गया था, और उनको लॉन्च करा जा रहा था साइंटिफिक लेबोरेटरीज में ट्रीट कर कर, फिर उनको रिलीज करा जा रहा था, ताकि जब मेटिंग उनकी हो तो बच्चे उनके पैदा ही ना हो। पता है ये वाली बात आपको? इट इज अ काइंड ऑफ नसबंदी फॉर द मस्किटोज, काइंड ऑफ, मतलब एक उनकी भाषा में अगर हम लोग कहें तो वो एक नसबंदी चीज है। ठीक है, यहां पर हमें बेसिकली करना क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको जो है स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन करना है। ठीक है, अब वो लेबोरेटरी कंडीशंस में ही होगा डेफिनेटली, और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो है इसके लिए यूज होंगी। ठीक है, जिसको अनन्या, इन सबको बताओ अभी आपने क्या वर्ड यूज करा, जिसको हम क्या बोलते हैं एक नई ब्रांच ऑफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी। ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जीएम क्रॉप्स भी बच जाते हैं। अब जीएम क्रॉप्स के बारे में मैं इन लोगों को बता भी चुका हूं। श्रेया, कैन यू रिकॉल एनी 2-3 जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग क्रॉप्स, जो कि सरकार ने परमिशन नहीं दी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की होती है अनन्या। गुड गुड, ब्रिलियंट। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, है ना, ये सारी चीजें। इवन जो HYV वेराइटी ऑफ सीड्स हैं, ये भी उसी का एक बेस है एक तरीके से अनन्या, है ना। तो अब दो वर्ड होते हैं, देखो यहां पर हाँ दे रखा है, ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स। सबसे पहले आप मुझे एनवायरमेंट और ज्योग्राफी की भाषा में आप सब लोग मुझे ये चीज क्लियर करो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन सीटू एंड एक्स सीटू। एनवायरमेंट के शुरू के लेक्चर्स में हमने ये टर्म्स को डिस्कस करा था, जब हम लोग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। बताओ शैनी, क्या होता है इन सबको बताओ, इन सीटू एंड एक्स सीटू का क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है? नेचुरल हैबिटेट में जब उसको ट्रीट करा जाए किसी भी चीज को, जो जहां पर वो मूल रूप से निवासी है, तब वो होता है इंसिटू टेक्निक, है ना। फिर उसके साथ कुछ भी करा जाए, जब उसी के घर में घुस के कुछ करा जा रहा है उस जानवर के साथ, उस पर्यावरण के साथ, जो उसका, जो जहां पर वो फ्लोरा एंड फौना जिस जगह का मूल रूप का निवासी है, वो उसका नेचुरल नेटिव हैबिटेट है ना, तब हम उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में शाइनी? इंसिटू कंजर्वेशन टेक्निक, है कोई भी इंसिटू मेजर लिया गया है ना। जब हम क्या करते हैं शाइनी, एक्सी टू कब कहलाएगा, क्या करते हैं हम उसमें एक्सी टू में? हम्म, हाँ, जब जहां पर वो स्पीशी, कोई भी फ्लोरा या फोना जहां पर मूल रूप का वो निवासी था, तो आर्यन अनन्या जहां पर उसका नेटिव हैबिटेट था ईशम, वहां पर उसको ना रखकर किसी और जगह पर ट्रांसफर हमने उसको कर दिया, तो वो बन जाता है एक्सी टू। ठीक है, अब बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं आप सबको। इनिशियल लेक्चर्स में मैंने आप सबको पेंगुइन्स के बारे में बताया था। पेंगुइन्स किसी भी कंट्री के अंदर मिलते हैं क्या, कोई भी कंट्री स्पेसिफिकली? नहीं, पेंगुइन्स जो हैं वो मूल रूप से कहां के निवासी हैं, उनका नेशनल हैबिटेट क्या है? एंटार्क्टिका। लेकिन भारत में कौन सी जगह पर पेंगुइन्स को लाया गया था एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब रखने के लिए? मुंबई में लाया गया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था ना कि पेंगुइन्स कितने मस्त मौला रहते हैं, कितने एनर्जेटिक रहते हैं, है ना, एंटार्क्टिका में। और जब उनको मुंबई लाया गया था तो पोलियो के मरीज लग रहे थे वो, है ना। ये अनन्या, आप ये खबर को जानते हो आप सब आर्यन,
मैंने आई थिंक आप लोगों के साथ बात नहीं करी, आप लोग बाद में आए हो कोर्स में। नेचुरल आप पेंगुइन्स को तो जानते ही हो कि कैसे अंटार्कटिका वगैरह में बर्फीली जगह पर वो रहते हैं और बहुत एक्टिवली झुंड बना बना कर वो घूमते हैं, ठीक है। और जब ये मुंबई में लाए गए थे, ठीक है, तो उनकी हालत देखो आप, ये लग रहे हैं कहीं से नन्हे पेंगुइन्स, है ना, लग रहा है ना पोलियो हो गया इनको जैसे। ठीक है, अगर पेंगुइन्स की कंजर्वेशन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, अगर हम यहां पर करने की कोशिश करें तो ये क्या कहलाएगा ठकुराइन, ईशा, ये क्या कहलाएगा? ये अंटार्कटिका, ये एक्सेटू कहलाएगा। नहीं, मैं पहले आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ वो आंखों से देखो ना मेरी माओ, ये देखो, ठीक है, ये है इन सीटू अगर कंजर्वेशन अगर हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं अगर उसको मुंबई में लेकर आ रहे हैं तो अगर कुछ ऐसा चेम्बर वगैरह हमने बना रखा है, एक क्या कहते हैं म्यूजियम टाइप, अगर हमने इसका इनका काइंड ऑफ बना रखा, तो ये कौन सा कंजर्वेशन मेजर हो जाएगा? एक्सी2। सबको ये टर्म क्लियर है? मैं काफ़ी बार इसके बारे में इनिशियल लेक्चर्स में, चैप्टर्स में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार के लिए सबको क्लियर है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस डिस्कशन से, इंस्टीट्यूट और एक्सी2 की टर्म से? क्लियर है? अब यहाँ पर आज हम काफ़ी यूनिक चीज़ जानने वाले हैं। हम यहाँ पर इन सीटू बायो रेमेडिएशन और बायो रेमेडिएशन के कंटेक्स में एक्सी2 जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या हमें, बायो रेमेडिएशन में हमने करा क्या भाई, एनवायरमेंट की धज्जियां उड़ रखी हैं, हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिलीज करना है, ठीक है। उनके साथ कुछ ना कुछ एक तकनीक अपना करके या तो हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करें, उनके साथ कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स अपनाएं, या फिर कैसे भी अगर हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे पता है कि वो चीज़ को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको रिलीज करें और उस एनवायरनमेंट की जो धज्जियां उड़ रखी है किसी भी एक एस्पेक्ट की वजह से, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उस इकोसिस्टम में जाकर, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में जाकर लॉन्च हो, तो वो जो चीज उस एनवायरमेंटल कंडीशंस की धज्जियां उड़ा रहा है वो एलिमेंट, उसको उसका विनाश कर सके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब ये काम जिस जगह पर मूल रूप से कोई फ्लोरा या फॉरेन स्पीशीज जिसकी निवासी है वहां पर ये काम करा जा रहा है, उस जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिलीज करा जा रहा है, तो वो बन जाएगा इन सिटू बायो रेमेडिएशन। प्रॉपर तरीके से पढ़ाता हूं कि इसको हम लोग कहेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे। इन सीटू में क्या करना है हमें यहां पर कंटेमिनेटेड मटेरियल जिस जगह पर अवेलेबल है, हमें कंटेमिनेटेड मटेरियल को छेड़ना नहीं है। कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इनफॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि कूड़ा कबाड़ जहां पर पड़ा हुआ है उसका ठिकाना जहां पर वो पड़ा हुआ है वहीं लगना चाहिए, ना कि एक गाड़ी आए उस कूड़े को उठाए, फिर एक सारी जगहों का कूड़ा एक मैदान में इकट्ठा करा जाए और फिर सोचा जाए कि अब इसका क्या करना है। जिस जगह पर वो कंटेमिनेशन, वो एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स मिल रहे हैं, उसी जगह पर अगर उसका निवारण हो जाए, उसका सॉल्यूशन मिल जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन टेक्निक। अब क्योंकि यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लॉन्च करके ऐसा करा जा रहा है, तो हम इसको यहां पर कह रहे हैं कि कंजर्वेशन टेक्निक जरूर है, लेकिन ये इन सीटू बायो रेमेडिएशन कंजर्वेशन टेक्निक है। आपको अगर इसका पूरा नाम बोलना है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, इन सीटू बायो रेमेडिएशन कंजर्वेशन टेक्निक, ठीक है। पहले बताओ ये इन सीटू बायो रेमेडिएशन का मतलब समझ में आ गया? इन सीटू कंसेप्ट से हम यहां पर टारगेट किस चीज को कर रहे हैं श्रेया? आर्यन, किस चीज को टारगेट कर रहे हैं हम लोग यहां पर? कंटेमिनेटेड मटेरियल को। हाँ बोलो बोलो श्रेया। लेकिन कहां पर? जिस जगह पर वो मिलता है उसी जगह पर, या कहीं और ले जाकर? उसी साइड पर, ठीक है। ये कीवर्ड है आर्यन, याद रखना, छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर में एकदम से याद नहीं आता, इसलिए बच्चों वाला कंसेप्ट है लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ और टर्म्स हैं जो कि हम इसके कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। एक है बायो वेंटिंग।
यहां पर क्या होता है, हमें याद रखना, जब हम ये बायो रेमेडिएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना आज की क्लास में, हम कोई ना कोई चीज, पदार्थ, जीव जंतु को लॉन्च कर रहे हैं किसी के एनवायरमेंटल सिस्टम में, ताकि वो किसी का विनाश कर सके। मतलब बायो रेमेडिएशन में वी नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड एज रामबाण का इलाज। एक रामबाण हमारे पास होना चाहिए जो कि जाकर किसी एक मुद्दे का या एक एनवायरमेंट की जो धज्जियां उड़ी हुई हैं उस प्रॉब्लम का समाधान निकाल कर लाए। अब उसी के समाधान या उसी के सॉल्यूशन के कंटेक्स्ट के अंदर हमारे पास यहां पर कुछ अंग्रेजी टर्म्स हैं। उनमें से पहली टर्म इन सीटू बायो रेमेडिएशन के कंटेक्स्ट में यूज होने जा रही है, वो है बायोवेंटिंग। यहां पर हमें करना क्या होता है, हमें कुछ न्यूट्रिएंट जो हैं थ्रू वेल्स, वी नीड टू सप्लाई सम न्यूट्रिएंट थ्रू वेल्स, जो सॉइल जो कंटेमिनेटेड है उस तक पहुंचाने के लिए, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट हो सके। अब सॉइल के अंदर अगर बैक्टीरियल ग्रोथ स्टिमुलेट होगी, इंक्रीज होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो क्या ये हेल्दी और इफेक्टिव तरीके से प्लांट की ग्रोथ को या क्रॉपिंग सिस्टम को या वेजिटेशन को एनरिच करने का काम करेगा कि नहीं करेगा? ऐसी मिट्टी करेगी कि नहीं करेगी? बताओ, करेगा ना? ये है बायोवेंटिंग। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज ये आई होगी कि सर ये समझ में नहीं आया जरा, थ्रू वेल्स, कुएं की मदद से कैसे? देखो, वेल्स लिख देना यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर तरीके से इसको कुआं ही समझ बैठो, ठीक है? यहां पर हमारा मकसद ये है कि हमें ना न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं। अब चाहे वो साम दाम दंड भेद करके कोई सा भी तौर तरीका हो, वो कैसे ना कैसे करके ग्राउंड वाटर तक जाए, प्रॉपर ना जाए लेकिन ग्राउंड वाटर तक जाए, मिट्टी के अंदर समा जाए और मिट्टी को एनरिच करने का काम करे। प्रॉपर इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड वाटर में जाकर उस पानी को जहरीला बना दे। कुल मिलाकर अगर कुएं में डाला जाएगा तो कुएं का पानी नीचे की जो जमीन होती है, जो सतह होती है, मिट्टी होती है, जहां पर क्रॉपिंग सिस्टम ग्रो हो रही होती है, उनके रूट से कनेक्टेड होता है। वो ग्राउंड वाटर, वो नीचे की मिट्टी, वहां पर अगर हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करें तो वो नीचे की तरफ पानी के रास्ते के थ्रू, पानी ना भी हो तो नीचे की तरफ जो मिट्टी है बस उसके अंदर, मिट्टी के अंदर हम उन न्यूट्रिएंट्स को मिला दें, जिसकी वजह से वो सॉइल जो है वो एनरिच हो जाए, वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाए और वो जो है वेजिटेशन ग्रोथ को, प्लांट ग्रोथ को, क्रॉपिंग सिस्टम को बढ़ावा दे। ये है बायोवेंटिंग। यहाँ पर कोई इजी सा डायग्राम मिल जाए तो मैं उससे आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बोला, प्रॉपर कोई कुआं हो ना हो उससे ज़रूरी नहीं है। मान लो लेकिन जो कुआं कुआं काफ़ी ज़्यादा गहराई में होता है, मैंने जैसा कि आपको बोला जो ग्राउंड वाटर है, ज़रूरी नहीं वो वाटर तक जाए, लेकिन जहाँ पर गीली मिट्टी है, यहाँ पर जो वेजिटेशन ग्रोथ होती है, क्रॉपिंग ग्रोथ होती है, वहाँ तक ये जाकर इसके थ्रू, इस कुएं के थ्रू, उस वेल के थ्रू, उस ट्यूब के थ्रू, पाइप के थ्रू, कैसे भी करके नीचे तक ये जाए, न्यूट्रिएंट सप्लाई करे जाएंगे। ये जो सॉइल के अंदर इंटरस्पेसिंग होती है ना, पार्टिकल्स इंटैक्ट तो होते नहीं है पूरी प्रॉपर तरीके से, वो पोरस होते हैं, उनके अंदर जगह होती है, ठीक है? तो वहां पर जाके पूरा न्यूट्रिएंट समा जाएगा और सॉइल को उसके बाद जब कोई भी फार्मर खेती बाड़ी करने से पहले जब उस खेत को जोतेगा, उसको अपटन करेगा, तो आपको पता है नीचे की डार्क ब्राउन मिट्टी जो है और ऊपर की इनफर्टाइल जो लेयर है, नीचे की डार्क ब्राउन मिट्टी ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब क्योंकि उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कैसे, मतलब वो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए वो जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलाए गए हैं। तो अल्टीमेटली अब की बार जो खेती बाड़ी होगी, अब की बार जो क्रॉप, जो प्लांट, जो पेड़ पौधे ग्रो करे जाएंगे, वो ज्यादा अच्छे से ग्रो होंगे और पूरी की पूरी फील्ड को कवर कर लेंगे। इट इज जस्ट लाइक पुटिंग फर्टिलाइजर, ताकि एक सॉइल की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो सके।
लेकिन फर्टिलाइजर से हम लोग एक प्लांट को जब ग्रो करते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। यहाँ पर न्यूट्रिशन ही हम दे रहे हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन सबसे पहले जाकर बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। उसके बाद होता है बायोस्पार्जिंग। It is a kind of injection of air under pressure below the water table to increase groundwater oxygen concentrations and enhance the rate of biological degradation of contaminants by bacteria. आपने एक चीज सीखी होगी, इस चैप्टर के अंदर काफी बार बात हो चुकी थी कि जैसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की पहले बात करें, चैप्टर वही है, टॉपिक बस ये अलग लेकर जा रहा है, तो ऐसा मत सोचना कि हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम से कहीं और डेविएशन मार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इस चैप्टर के अंदर एक चीज सुनी होगी जिसको हमने काफी ज्यादा बार हाईलाइट करा था कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर दोस्तों एक चीज होती है कि जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज जब किसी पे फीड करता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए व्हाट इज नीडेड के उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए पड़ता है, राइट। अब यहां पर हम मिट्टी के साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बायोस्पार्जिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव तरीके से जो मैंने आपको जो डायग्राम में दिखाया एक प्रकार से बायोस्पार्जिंग की है। हम यहाँ पर एयर फ्लो जो है वो इंजेक्ट करने वाले हैं। कुल मिलाकर ऐसी डायग्राम यहाँ पर आपके सामने आएगा। जी, हम लोगों को यहाँ पर ऑक्सीजन इंजेक्ट करना है। अब आप कहोगे वो तो जो है ऊपर जो ट्रीज वगैरह जो प्लांट्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली रिलीज कर रहे हैं। बात वो है कि वो ऊपर की तरफ से रिलीज कर रहे हैं, हमें मिट्टी के अंदर यहां पर ये रिलीज करना है। ठीक है, क्यों रिलीज करना है, उसका सिंपल सा एक मकसद ये है, हम यहां पर ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं। बैक्टीरिया जो है उनको किसी भी चीज के ऊपर फीड करने के लिए, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए उनको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन वहां पर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। अब प्रॉपर तरीके से पानी में ही बढ़ेगा क्या जाकर, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई मिलाकर नीचे की जो लेयर है जो कि वाटर टेबल को टच करता है और जो नीचे की जो मिट्टी है वहां पर हम इसको बढ़ाना है। मकसद सिर्फ हमारा एक है, ताकि बैक्टीरिया की मदद हो जाए कि जिस रेट पर वो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करता है वो रेट फास्ट हो जाए। तो यहां पर हमें करना क्या है, इंजेक्शन ऑफ एयर। एयर क्या है, एयर अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, एयर अपने आप में एक क्या है, O2, ऑक्सीजन। ठीक है, अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल, ताकि हम ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सके। मान लेते हैं एक बार को पानी के अंदर तक, ग्राउंड वाटर जहां पर है, वाटर टेबल है, वो कह रहे हैं ना वाटर टेबल के नीचे, मान लेते हैं कि वहां तक पूरा का पूरा एक मकसद, एक प्रोजेक्ट, एक मकसद है कि हमें ग्राउंड वाटर तक पूरा का पूरा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, वहां पर हमें एयर इंजेक्ट करनी है। अगर ऐसा है और पानी के अंदर जब भी हम ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर यही ऑक्सीजन पानी के अंदर अगर बढ़ेगा तो ये अपने आप रूप ले लेगा DO का, डिजोल्व ऑक्सीजन का, हाँ या ना। अपने आप इसकी डेफिनेशन बन जाएगी DO की, डिजोल्व ऑक्सीजन की, राइट। तो ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का बढ़ रहा है या नॉर्मल ऑक्सीजन अगर लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा ग्राउंड वाटर से ऊपर है, हम यहां पर एक ही चीज करना चाहते हैं, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन का रेट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ऑफ कंटेमिनेंट्स बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया जो है वो इफेक्टिव तरीके से, भूलना मत टॉपिक को, हमारा मकसद क्या है बायो रेमेडिएशन के अंदर, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स का ब्रेक डाउन करना है। तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए दे नीड सम ऑक्सीजन। तो हम वो ऑक्सीजन ग्राउंड लेवल में जाकर बढ़ा रहे हैं, ग्राउंड वाटर टेबल में जाकर बढ़ा रहे हैं, नीचे के लेयर में जाकर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैसे, एयर को इंजेक्ट करके अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बायोस्पार्जिंग। फिर एक होता है बायो ऑगमेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर इंपोर्टेड टू कंटेमिनेटेड साइट टू एनहेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस। यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी जरूरत जहां पर होती है उनको वहां पर बुलाया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ, जहां पर इफेक्टिव तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेबर की तरह आप इमेजिन कर लो,
वो लेबर आइडल ना हो, खाली ना बैठा हो, उसकी इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन हो। तो यहां पर लेबर कौन है? यहां पर लेबर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिन साइट पर जहां पर डिग्रेडेशन करने की आवश्यकता है, एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स को तोड़ना, उनकी टॉक्सिसिटी को कम करना, उनको डिग्रेड करने की जहां पर आवश्यकता है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंपोर्ट करा जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेस ए पर हो और ये बहुत अच्छे साबित होते हों एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड करने के लिए, उनकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन ए प्लेस पर ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि कोई वेस्ट हो, कोई एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स हो, टॉक्सिसिटी हो। वो है प्लेस एच पर। तो इनको प्लेस ए से उठाकर प्लेस एच पर लाया जाएगा। ये कंसेप्ट कहलाएगा बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, यानी कि एच प्लेस पर डेफिनेटली कुदरती रूप से कोई ना कोई तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ही एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन वो इतने नहीं है कि एच में जो पूरा एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स का झुंड जो छा रखा है उसका ब्रेक डाउन कर सके, उसके साथ डील कर सके। इनको सेना की टुकड़ी की एक बड़े लेवल पर आवश्यकता है एच प्लेस पर। जो ए प्लेस थी वहां पर कुछ ऐसी समस्या थी नहीं, तो ए प्लेस की सेना को एच प्लेस पर लाया जाएगा। ये एक एग्जांपल देने के लिए बस मैंने यूज करे लेटर्स। आप कंफ्यूज मत होना कि ए और एच क्या है, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए टर्म्स यूज करे मैंने। अब अगर हम ओवरऑल मैक्रो लेवल के कंसेप्ट को पकड़ लें कि बायो रेमेडिएशन को, तो यूजिंग बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स लाइक बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। तो टेरी जो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट हैज डेवलप्ड अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड ऑयल जेपर एंड ऑयलीवोरस एस, जो कि डिग्रेड करता है पॉल्यूटेंट्स को जो कि ऑयल कंटेमिनेटेड साइट्स पर होते हैं एंड लीविंग बिहाइंड नो हार्मफुल रेसिड्यूज। तो अनन्या, श्रेया, मुझे ये बताओ, ये कौन सी घटनाक्रम अगर हो जाए कुदरती रूप से, हम उसके बाद उस घटनाक्रम में यूज करें, उस इवेंट में यूज करें ऑयल जेपर या ऑयलीवोरस एस नाम के बैक्टीरिया को? बताओ। ऑयल स्पिल का इवेंट, सिंपल सी बात है। अब आपके पास ऑयल स्पिल के ऊपर आ रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में एक इफेक्टिव सॉल्यूशन आ गया है, जहां पर आप अपना अगर ऐसा सॉल्यूशन लिखोगे तो आपके पास वर्जन रहेगा अपनी आंसर राइटिंग में। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे यूज करा जाता है इन सब चीजों को। तो एक ये क्वेश्चन है कि रिसेंटली ऑयल जेपर वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट? प्रीलिम्स बेस्ड एक क्वेश्चन है ये। एक eco-friendly technology for remediation of oil sludge and oil spills. It is a laser technology developed for undersea oil exploration. Oil को explore करने के लिए क्या है ये oil zapper? नहीं. It is a genetically engineered high biofuel yielding maize variety. चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या? नहीं. It is a latest technology to control accidentally caused flames from oil spill. जो आग लगती है उसका डील करने के लिए नहीं. ठीक है, ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है ताकि जो ऑयल स्लज या ऑयल स्पिल की जो घटना होती हैं, ऐसा बैक्टीरिया है बेसिकली। ठीक है, ऑयल जेपर और ये ओलिवोरस, जो कि ऑयल कंटेमिनेटेड साइट्स में जाकर ये अगर उसको लॉन्च करा जाए तो ये वहाँ पर ऑयल के विनाशकारी प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है। उस एक्वेटिक इकोसिस्टम या उस इकोसिस्टम से, चाहे वो कैसा भी हो, जहाँ पर ऐसा कोई घटना हो गई है, वहाँ पर ऑयल स्पिल या ऑयल स्लज की होने की वजह से एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी को कम करेगा और बदले में कोई हार्मफुल रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, लीविंग बिहाइंड नो हार्मफुल रेसिड्यू। क्योंकि तबाही जितनी एनवायरमेंट की करनी थी वो ये ऑयल कंटेमिनेटेड साइट्स पर हो चुकी है। अब अगर इसको भी लॉन्च करके ये भी कोई हार्मफुल रेसिड्यू छोड़े तो इसका जो डेजिग्नेटेड पर्पस है वो सर्व नहीं हो सकेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं XC2 बायो रेमेडिएशन की। अब XC2 बायो रेमेडिएशन में क्या होगा? हम लोग अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को लॉन्च करेंगे एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन को दूर करने के लिए, तो जहां पर वो एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स हैं
मूल रूप से मिल रहे हैं उसी जगह पर ट्रीट करेंगे कि किसी और जगह पर ट्रीट करेंगे, दूसरी जगह पर। तो XC2 में क्या करते हैं हम लोग, इट इन्वॉल्व्स अ रिमूवल ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल टू बी ट्रीटेड एल्सवेयर। मैंने आपको इन सीटू XC2 वर्ड्स के जब मतलब बता रहा था तो मैंने आपको बताया था अभी, जैसे एक एग्जांपल दिया था कि कूड़े वाली गाड़ी कि अलग अलग जगह से कूड़ा इकट्ठा करके ला रही है, वो एक पार्क या एक मैदान में पटक रही है, उसके बाद उसको वहाँ पर ट्रीट करा जा रहा है कि उसको जलाया जाएगा या क्या करा जाएगा, उसको डिजोल्व करा जाएगा पानी के अंदर, जैसा भी मतलब कुछ भी उसको कर रहे हैं तो एक जगह लाया जा रहा है लेकिन वो अलग अलग जगह से लाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं और उसका एक नाम है लैंड फार्मिंग। कंटेमिनेटेड सॉइल जो है इट इज एक्सकवेटेड and spread over a prepared bed and periodically tilled until pollutants are degraded। यहां पर हमें क्या करना होता है, लगातार लगातार सॉइल को अपटर्न करते रहना होता है। जिस प्रकार से सोइंग से पहले खेत को जोता जाता है ना, बार बार सॉइल को अपटर्न करा जाता है, तो हमें सबसे पहले जो कंटेमिनेटेड जो सॉइल होती है उसको एक्सकेवेट करना होता है, उसको सबसे पहले एक्सपोज करो, बाहर निकालो जो मिट्टी खराब हो चुकी है, उसके बाद उसको पूरी तरीके से स्प्रेड करो। तो ठीक है, इतनी उसके बाद उसकी टेलिंग करते रहो, बार 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 टेलिंग करते रहो जब तक जो पॉल्यूटेंट्स है वो डिग्रेड ना हो जाए। अल्टीमेट गोल यहां पर क्या होता है, द गोल इज टू स्टिमुलेट इंडिजिनस बायोडिग्रेडेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फैसिलिटेट देयर एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स। अब लैंड फार्मिंग ना कोई स्पेसिफिकली टेक्निक नहीं होती, यहां पर हमने किसी चीज को लॉन्च नहीं कर रखा है, ये नॉर्मल वही टेक्निक है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था जब इन सीटू XC2 का फर्क बता रहा था मैं आपको। यहां पर नॉर्मल तरीके से जब सॉइल को अपटर्न करा जाता है ना, पलटा जाता है खेत को जोतने से पहले, वो लैंड फार्मिंग की ही टेक्निक कहलाती है। जैसे एक फार्मर जो है एक क्रॉपिंग सीजन में क्या करता है, एक फार्मर एक क्रॉपिंग सीजन के अंदर जब एक फसल को अच्छे से उगा लेता है, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, तो बहुत महीनों तक उस पर बारिश, आंधी, तूफान, सबसे इंपॉर्टेंट गर्म हवा अगर गर्मियों का मौसम है, और तड़पती हुई अप्रैल, मई, जून और जुलाई की जो धूप पड़ती है, तो जो सॉइल होता है वो डार्क ब्राउन, जो कि मोर फर्टाइल होता है, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने साथ कैरी कर रहा होता है, ज्यादा पानी अपने साथ कैरी कर रहा होता है। कुल मिलाकर जो अच्छी मिट्टी होती है वो नीचे की तरफ होती है, और ऊपर की मिट्टी जो है वो सैंड कलर की या फिर लाइटिश ब्राउन कलर की हो जाती है। तो इसलिए जो फार्मर्स हैं अभी से नहीं, एंशियंट टाइम से इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, कि एक बारी सोइंग से पहले खेत को जोता जाए। ठीक है, क्रॉप को सो करने से पहले सॉइल को अपटर्न करा जाए, नीचे की जो इस प्रकार की, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, कुल मिलाकर इस प्रकार की जो डार्क ब्राउन लेयर होती है वो नीचे की तरफ होती है, और ऊपर जो है एक क्रॉपिंग सीजन के अंदर कुछ इस प्रकार की जो लेयर है वो हो जाती है। तो उसको जो है अपटर्न करा जाता है सॉइल को, ये करा और ये करा। इसकी वजह से होता क्या है, टॉप की लेयर और नीचे की लेयर में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता, वो बन जाती है ऐसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉइल को अपटर्न करने की वजह से ये जो ज्यादा मोर फर्टाइल जो लेयर थी, ठीक है, ये अब ऊपर की तरफ आ गई और दोनों अब एक जैसी हो गई है मिट्टी। ठीक है, तो यही होता है लैंड फार्मिंग। यहां पर कंटेमिनेटेड सॉइल जो है इट इज एक्सकवेटेड, ऊपर की तरफ ही है वो ऑलरेडी, एंड स्प्रेड ओवर अ प्रिपेयर्ड बेड एंड periodically tilt until pollutants are degraded। गोल क्या होता है, इट इज स्टिमुलेट इंडिजिनस बायोडिग्रेडेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फैसिलिटेट देयर एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स। तो नीचे की मिट्टी जब ऊपर की तरफ आती है, अगले क्रॉपिंग सीजन में आप कहोगे कि ऐसे तो सर हम ऊपर की जो अनउपजाऊ जो मिट्टी है उसको तो नीचे की तरफ धकेलते चल रहे हैं,
ये जो अनउपजाऊ मिट्टी है ना, ये प्रॉपर तरीके से कोई रेगिस्तान की मिट्टी नहीं है। जब हम अपटर्न के बाद इसको नीचे की तरफ धकेलते हैं, जब ये नीचे की तरफ चली जाएगी या फिर जब ये मिक्स हो जाएगी, तो ये मिट्टी नीचे जब जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह मिलकर, पानी की नमी वगैरह मिलकर इसको भी अपने जैसा बना देंगे, दोबारा इसको प्रॉस्परस कर देंगे, वो दोबारा इसको एनरिच कर देंगे, न्यूट्रिएंट एनरिचिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये होता है लैंड फार्मिंग टेक्निक। फिर एक होता है बायोरिएक्टर। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ कंटेमिनेटेड सॉलिड मटेरियल। अगर ज़मीन के अंदर किसी जगह पर किसी मिट्टी में जो है कोई कंटेमिनेटेड सॉलिड मटेरियल है, चाहे फिर वो मिट्टी खुद क्यों ना हो, कोई सेडिमेंट हो या कोई स्लज हो, ठीक है, या पानी हो, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग एक कंटेनमेंट सिस्टम जो है, इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सिस्टम, उसके अंदर उसको डालकर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसके अंदर से जो जहरीला पदार्थ होता है, जो टॉक्सिसिटी होती है, जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। कुल मिलाकर ये प्रोसेस होता है एक प्रकार से बाइफरकेट करने का, गुड को बैड एलिमेंट से, कंटेमिनेंट से, और इसके अलावा एक तरीके से छलनी की तरह ये काम करता है, छानने का। ठीक है, कि कंटेमिनेंट जो है वो ऊपर की तरफ रह जाए और बाकी अच्छी चीजें जो वो छन कर निकल आए। ठीक है, फिर एक टेक्निक होती है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो है ये कुदरती रूप से होती है। ठीक है, इट इज अ नेचर प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग डीकंपोज ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू रिच सॉइल नोन एज कंपोस्ट। ठीक है, फिर आप वर्मी कंपोस्टिंग आप जानते होगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग आप जानते होगे। कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, हमें किचन की जो भी सब्जियों के छिलके हैं, कोई खाना बच गया है, आपके एग्रीकल्चर फील्ड में कोई पत्तियां हैं पेड़ पौधों की या जो भी करके कोई भी चीज़ है, अगर जो 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 ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि वेस्ट जा रहा है, आपने उसको धरती में दफन कर देना कुछ महीनों के लिए। इसके बाद ये कंपोस्टिंग आपको एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा कुछ महीनों के बाद। ठीक है, जिससे आपको एक बहुत ही ज़्यादा कुदरती और प्राकृतिक रूप से एक उपजाऊ खाद जो होती है पेड़ों के अंदर न्यूट्रिशन को एनरिच करने के लिए, उनके न्यूट्रिएंट एलिमेंट को एनरिच करने के लिए और उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, विदाउट एडिंग एंड पुटिंग केमिकल्स इनटू द सॉइल, ये बहुत कारगर टेक्निक जो है वो साबित होती है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब प्रीलिम्स के अंदर जो कल को क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा आ सकता है कि बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग और बायो ऑगमेंटेशन, ये तीनों किसके प्रोसीजर हैं। ठीक है, इन सीटू बायो रेमेडिएशन के या एक्स सीटू के। सिमिलरली लैंड फार्मिंग, बायो रिएक्टर्स एंड कंपोस्टिंग, ये एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस है या फिर इन सीटू बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस है। बस ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सीटू के अंदर हमने तीन इसके सब मेथड्स पढ़े, बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, और एक्स सीटू के अंदर लैंड फार्मिंग, बायो रिएक्टर्स और कंपोस्टिंग। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं बायो रेमेडिएशन के? एक तो वाइड वैरायटी के जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को, कंटेमिनेंट्स को ही हमें डिस्ट्रॉय करना ऑब्वियस की बात है, तो उसमें ये टेक्निक कारगर साबित है। चाहे वो पॉल्यूटेंट्स या जो एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स हैं अगर एक ही जगह पर मिल रहे हैं, मूल रूप से वहीं मिल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, वहाँ पर भी डिस्ट्रॉय कर देगा। वो टेक्निक हो जाएगी इन सीटू। अगर वो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो कहीं और जाकर उसको ले आया जाएगा। अब जैसे बायो रिएक्टर्स है, बायो रिएक्टर्स हो सकता है जो भी जहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, जहाँ पर जो एक नदी, नाला, तालाब, कोई भी चीज़ बेकार हो चली है, वहाँ पर वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। वहाँ से मिट्टी वगैरह को, पानी वगैरह को, गटर के पानी को, या जो भी उसके अंदर पदार्थ मिला हुआ है उसको उठाकर लाया जा रहा है और कहीं और ट्रीट करा जा रहा है और दोबारा उसको रिलीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट पॉल्यूटेंट्स इज पॉसिबल। जिन पॉल्यूटेंट्स को हमें टारगेटेड तरीके से डिस्ट्रक्ट करना है, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना है, वो पॉसिबल हो पाता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टेक्निक, सारी की सारी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लेस, मतलब पैसे नहीं लगते थे, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है ये तौर तरीके हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? बायो रेमेडिएशन जो है इट इज़ लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। ठीक है, सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं इनका कंप्लीट तरीके से जल्दी जल्दी डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूँ। भाई समुद्र में या किसी भी पानी में
या किसी भी जगह में नाले वगैरह को चोक करने के लिए सबसे खतरनाक जो एक पॉल्यूशन का जो फॉर्म है वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक आराम से डिग्रेड हो पाता है क्या बताओ? कंप्लीट तरीके से डिग्रेडेशन हो पाता है प्लास्टिक का? नहीं हो पाता। ठीक है, ये इसका क्या कहते हैं लिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद बायो रेमिडिएशन ऑफन टेक्स अ लॉन्गर टाइम देन अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर किसी भी पॉल्यूटेंट को, एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। हम कोई जला नहीं रहे हैं चीज़ों को, कोई धुआं नहीं उड़ा रहे हैं, कोई कोयले का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी स्पीड पर, अपने रेट पर किसी भी पदार्थ को डिग्रेड करेंगे, यानी कि उनके ऊपर फीड करके उनको तोड़ेंगे, उनको उनका ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है और रिजल्ट भी हर एक चीज़ में देगा, ऐसा भी नहीं है कि जैसे ये सिर्फ रिजल्ट दे सकता है ओनली इन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। ठीक है, सारी चीज़ों का कंप्लीट तरीके से, रैपिड तरीके से डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपने अभी तक के दो चैप्टर जो अभी हमारे चल रहे हैं, के वाला चैप्टर, प्रीवियस वाला चैप्टर, आपने जाना था कि पानी के अंदर वाटर पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही जहरीला पदार्थ जो होता है वो होता है आर्सेनिक, राइट, जो कि अच्छे खासे किसी तालाब को, कुएं के पानी को जहरीला बना देता है। तो हमें बायो रेमेडिएशन करना है आर्सेनिक का, तो इसके ऊपर आप इसको चाहे केस स्टडी मान लो, चाहे आप इसको एक इंफॉर्मेशन मान लो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, यूजिंग आर्सेनिक, ठीक है, अब आर्सेनिक में क्या होता है, जो आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर होता है, इसके अंदर आर्सेनेट और आर्सेनाइट होते हैं टॉक्सिक फॉर्म में। ठीक है, तो यूजिंग आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर, अगर हम इसको यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तो इट कैन लीड टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, जो कि टॉक्सिक होंगे ह्यूमंस के लिए। कैसे होंगे भाई? आपने गंदा पानी अपने खेतों में डाला, मिट्टी में डाला, पेड़ पौधे में डाला, तो पेड़ पौधों को जब खिलाया ही आपने जहर है, तो उनके फल में, सब्जियों में, पत्तियों में जहर ही जहर लिपटा हुआ है। जब तोड़कर, जब वो पक गए, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, अब आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, तो वो जहर ऑब्वियस ही बात है नॉर्मल फूड चेन की प्रोसीजर से आपके शरीर में एंटर करेगा। ठीक है, अब जब वो आपके शरीर में एंटर करेगा तो 100 प्रकार के चेंजेस आपके शरीर में पैदा होंगे उससे, जो कि आप जानते हो एक चीज होती है कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आर्सेनिक कितना खतरनाक है ये हम जानते हैं। ठीक है, अब आर्सेनिक जो है, इसको कंटेमिनेटेड सॉइल से रिमूव कैसे करा जा सकता है? इसको रिमूव करा जा सकता है, साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो एक टेक्निक ढूंढी है, अगेन बायो रेमेडिएशन की। और बायो रेमेडिएशन में क्या होता है, हम लोग हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लॉन्च करते हैं किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए या उसके जहरीले पदार्थ को कम करने के लिए। तो ये वाला काम हम कर सकते हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू? विद द हेल्प ऑफ बेसिलस फ्लेक्सस एंड एसिनेटोबैक्टर जूनाई। ठीक है, बेसिलस फ्लेक्सस एंड एसिनेटोबैक्टर जूनाई। तो ये जो है बी फ्लेक्सस यानी कि बेसिलस फ्लेक्सस, इट एग्जिबिटेड रेजिस्टेंस टू आर्सेनेट एंड ए जूनाई टू आर्सेनाइट। दिक्कत वाली बात यही है, इट एग्जिबिटेड रेजिस्टेंस टू आर्सेनेट। इसका मतलब क्या है? क्या ये इफेक्टिव है आर्सेनेट को खत्म करने के लिए? बताओ, बेसिलस फ्लेक्सस अगर रेजिस्टेंस शो कर रहा है आर्सेनेट के सामने, और एसिनेटोबैक्टर जूनाई आर्सेनाइट के सामने अगर रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो इफेक्टिव तरीके से ये डील कर सकता है इसके साथ आर्सेनिक को खत्म करने के लिए? बताओ, आपने एक चीज सुनी है, जब ज्यादा आप एंटीबायोटिक्स खा लेते हो तो आपके शरीर में एक प्रक्रिया पैदा होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना, AMR। इसमें क्या होता है, दवाइयां क्या आपके शरीर में लगती हैं उसके बाद? फिर एक टाइम के बाद अगर आपको बीमारी हो गई, नॉर्मल कोल्ड कफ हो गया, नहीं लगता ना आपको, क्योंकि हाई डोज की फिर मेडिसिन चाहिए उससे भी ज्यादा। लेकिन वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। यहां पर जो है ये बी फ्लेक्सस जो है, बेसिलस फ्लेक्सस, इट इज एग्जिबिटिंग रेजिस्टेंस टू आर्सेनेट एंड एसिनेटोबैक्टर जूनाई टू आर्सेनाइट। बोथ द बैक्टीरिया हैव a special gene which aids in
आर्सेनिक डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में यहाँ पर ये कहा था, कंप्लीट, कहाँ गया वो, कंप्लीट एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, 95% पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, सॉरी 95% केस में पॉसिबल नहीं है, 5% में पॉसिबल है, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी को डेफिनेटली कम करा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच हेल्प्स इन आर्सेनिक डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पर वर्ड्स पे प्लीज ध्यान देना, मैं हमेशा आपको PMFIS और इन सब में बोलता हूँ, यहाँ पर वर्ड एलिमिनेशन यूज नहीं करा गया है। अगर प्रीलिम्स में कल को एलिमिनेशन वर्ड आ गया, ठीक है, तो आप ट्रैप हो सकते हो। एलिमिनेट नहीं हो सकता, उसकी टॉक्सिसिटी, उसका जहरीलापन कम करा जा सकता है, ओके। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, देखो एक ऐसी चीज होती है जैसे एंटीबायोटिक्स है, आप खाते हो, दवाइयाँ नहीं होती नॉर्मली, आप कोई भी एंटीबायोटिक्स खा लिया आपने, अब ये जब आप लंबे समय के लिए अनन्या खाते रहते हो ना, कोई भी चाहे वो लड़का हो लड़की हो किसी भी उम्र का हो, लंबे समय के लिए थे, कई लोग ना दवाइयों के बहुत शौकीन होते हैं, हल्की सी बीमारी हुई दवाइयाँ खा लेते हैं, बुखार हुआ दवाइयाँ खा लेते हैं, कोल्ड कफ हुआ दवाइयाँ खा लेते हैं। अब होता उससे क्या है, शरीर में जैसे मतलब मान लो किसी भी चीज़ के लिए शरीर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। जैसे अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है, तो शुरू में आपको एक सिगरेट भी, एक दो पफ भी आपको हिट दे देगी आपके दिमाग को, आपका दिमाग झूम पड़ेगा, लेकिन बाद में एक डब्बी भी आपको मतलब क्या कहते हैं उतना मज़े नहीं करवाएगी। ऐसी दारू होती है, शुरू में आपको एक पैक भी चढ़ा देगा, 1 साल 5 साल के बाद आपको जो है 3 3 पैक भी आपके लिए बेकार है, वो तो आपके लिए वार्म अप होगा एक तरीके से। सिमिलरली दवाइयाँ जब जब भी कोई लंबे समय के लिए खाता रहता है, तो वो दवाइयों की टॉलरेंस जो है वो बॉडी ना क्या कहते हैं बढ़ा देता है उसके लिए, कि अगर किसी बैक्टीरिया को किल करना है तो वो जो है आपको फिर ज़्यादा डोजेस की दवाइयाँ चाहिए होती हैं। अब ये बैक्टीरिया कभी कभार क्या करता है, शरीर को तो छोड़ दो, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में जो माइक्रोब्स हैं जो कि बॉडी को टारगेट करते हैं, वो ही एक शील्ड अपना लेते हैं कि बेटा तुम खाओ दवाइयाँ, तुम्हारी दवाइयाँ जो तुम्हारे शरीर में वेपन्स हैं वो हमें मारने के लिए यूज हो रही थी, लेकिन तुमने इतने टाइम से दवाइयाँ खाते 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 हमें नुस्खा बता दिया है कि तुम्हारे शरीर की औकात कितनी है, माइक्रोब्स कहते हैं हमसे, अब हम इनके सामने अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म रेडी रखेंगे कि ये अभी तक तुम दवाइयां तुम्हारा खाना और हमारा मर जाना, हम बचा नहीं पाते थे अपने आप को, लेकिन वो माइक्रोब्स अब हमारे शरीर में बड़े सारे टाइम तक जाते जाते वो दवाइयों के पैटर्न को पहचान लेते हैं अनन्या, और वो फिर उस एंटीबायोटिक से मरते नहीं है फिर वो माइक्रोब्स। तो इंसान को या तो ज़्यादा हाई डोज की दवाइयाँ खानी होती है, या ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ज़्यादा मात्रा के अंदर कंज्यूम करनी पड़ती है, सेम कोल्ड कफ नॉर्मल जैसे एंटीबायोटिक्स जिसके लिए खाए जाते हैं उन बीमारियों को टैकल करने के लिए। यानी कि जिस तरीके से आपको जैसे एक पैक से अब कुछ नहीं हो रहा ना, अब आपको 7 8 पैक चढ़ाने पड़ते हैं, तो ऐसे ही जिसका काम एक क्रोसिन एक सेरोडोन इनमें जो हो जाता है सेराडोन, अब इनमें नहीं होगा, अब इनको ज्यादा खानी पड़ेंगी टैबलेट्स, ज्यादा डोज की ज्यादा, और डोज का मतलब मेडिकल की भाषा में दवाइयों के लिए यूज करा जाता है, आपने एमजी सुना होगा टैबलेट के साथ, है ना, ज्यादा एमजी की गोलियां, वो होता है, समझ गए। ये हमारा टॉपिक है डेडिकेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैं आपको पढ़ाऊंगा AMR, लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया। तो इस क्वेश्चन को एक बार आंसर करने की कोशिश करो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स व्हाट इज और आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय इनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर, ठीक है। उसके बाद any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation during microorganisms, देख रहे हो। उसके बाद genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है। अब वो कह रहे इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय इनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस, जो कि कुदरती रूप से अपीयर होता है, हमें उसको टेक्निक मतलब उस टेक्निक को लेबोरेटरी कंडीशन में बनाना है। तो क्या होगा इसका आंसर, बाकी लोग सी, गुड, आंसर इज सी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा बायोरेमेडिएशन इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स, हर चीज को नहीं तोड़ सकता वो, तभी मैंने आपको बताया था ना, आप समझ रहे हो इसकी वैल्यू कहाँ गया ये, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि एलिमिनेट ही कर देगा ये किसी भी चीज़ को कंप्लीट तरीके से, नहीं,
डिटॉक्सिफिकेशन एलिमिनेशन में फर्क होता है। ठीक है, आप जैसे कभी कभार, आप में से कुछ लोगों ने कभी ट्राई करा है सुबह सुबह अपने अपने लिए उठकर डिटॉक्स वाटर बनाया कभी? कभी पिया है डिटॉक्स वाटर? हाँ हाँ, कोई भी खीरा डाल दो उसके अंदर, पपीता डाल दो, तरबूजा डाल दो, खरबूजा डाल दो, कोई भी अच्छी चीज़ डाल दो, है ना। गर्म पानी तो पिया ही होगा, वो भी डिटॉक्स वाटर ही की तरह होता है, लेकिन जनरली हम लोग डिटॉक्स वाटर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, वो रात भर पानी उसको निचोड़ लेता है, फिर छान कर उसको हम पी लेते हैं। खरबूज, तरबूज, पपीता, चुकंदर, और खीरा वगैरह, या मूली, गाजर, ककड़ी, ये सब कुछ मतलब, ठीक है, डालकर आप उसको छोड़ दो, रात भर में फ्रिज में रख दो या फिर कैसे भी बाहर रख दो, और उसका जो पानी होता है, अजवाइन का पानी, किसी भी चीज़ का पानी, वो निचोड़ लेता है, वो डिटॉक्स वाटर होता है ना। अब डिटॉक्स वाटर जो है, आपको पेट की समस्याओं के लिए, ये किसी भी चीज़ के लिए, स्किन पे ग्लो है, आपके स्किन पे आपको ग्लो लाना है, स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके पिंपल्स हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी दाग धब्बे हैं, उनको काइंड ऑफ शांत करने की कोशिश करता है, या फिर ऐसा सॉल्यूशन दे देता है कि आज के बाद ये कभी होगा ही नहीं आपको ये समस्या, शांत कर देता है ना वो उसको। तो डिटॉक्सिफिकेशन एलिमिनेशन में फर्क होता है। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट हम और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फाइटो रेमिडिएशन। अच्छा, फाइटो वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड होता है? लाइट के साथ। ठीक है, अब ये काइंड ऑफ एक ऐसी टेक्निक होती है, देखो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अपने, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपैरेटिव एग्जांपल, इनफॉर्मल एग्जांपल ही, लेकिन समझने के लिए आपके मैं दे रहा हूँ। कुछ लोग अपनी इन ग्रोन हेयर ग्रोथ के साथ बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, अब वो अगर रेजर चलाएं बॉडी पर तो उनके बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो लेज़र टेक्निक एक बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से बालों की समस्या जो है उससे कंप्लीट निवारण आपको मिल जाता है। ठीक है, कहीं के भी बाल आपको निकलवाने हो हमेशा के लिए, कोई शेव नहीं करना आपको, कोई वैक्सिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट एक बढ़िया चीज़ होती है। लेज़र ट्रीटमेंट में भी एक तरीके से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक फाइटो ट्रीटमेंट यूज होता है, कि एक लेज़र इन्फ्यूज करी जाती है जो कि आपके बालों को वहीं पर, बालों की ग्रोथ को वहीं पर स्टक कर देती है, और उसके बाद आपके बाल जो हैं वो रिमूव होने के बाद दोबारा जो जिस लेयर से वो ग्रो हो रहे थे वो हमेशा के लिए कंप्लीटली क्लोज डाउन हो गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक लाइट, एक रेडिएशन काम कर रही है लेज़र थेरेपी में, राइट। लेज़र थेरेपी सिर्फ बालों की नहीं होती, स्किन की भी होती है, बहुत सारी चीज़ों की होती है लेज़र थेरेपी। ठीक है, तो फाइटो रेमेडिएशन जो है वो इसी प्रकार से एक ट्रीटमेंट होता है प्लांट्स के लिए। क्या, सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमारा मकसद वही रहेगा, मकसद को पहले मैं मार्क कर देता हूँ येलो कलर से, टू रिमूव कंटेमिनेंट्स। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, फाइटो रेमेडिएशन के अंदर इट इज द यूज ऑफ प्लांट्स टू रिमूव कंटेमिनेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। Natural phytoremediation is carried out by mangroves, estuarine vegetation and other wetland vegetation. डेफिनेटली ऑब्वियस ही बात है कि ऐसे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फाइटो जो है, आप कहोगे सर कहीं भी लाइट नहीं दिख रही है, मानता हूँ लाइट नहीं दिख रही है, लेकिन यार ये जो प्लांट सक्षम हुआ है कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए, ये अपने आप ही थोड़ी ना सक्षम हो गया, इसने भी तो खाना खाया है, और खाना जो खाया है वो बिना फोटोसिंथेसिस से तो बना ही नहीं सकता। हाँ, क्या बताओ? नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो प्लांट है कि सनलाइट की उसमें दिशा में, हाँ वो आप सही कह रहे हो कि फोटोन लाइट है, फाइटो प्लांट है, लेकिन यहाँ पर प्लांट को सनलाइट की आवश्यकता की ज़रूरत है। अब वो वाली लाइट ना, कभी कभार वर्टिकल फार्मिंग जैसे हम करते हैं तो वो नेचुरल तरीके से भी आ सकती है, दुनिया में टेक्निक आ चुकी है। मैंने बताया था, आई थिंक अगर आप लोगों को याद हो, जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर में जब हमने पहला चैप्टर जब कंप्लीट करा था, उसके अंदर मैंने आपको वर्टिकल फार्मिंग का कंसेप्ट बताया था कि जापान में, जापानीज कल्चर में, वो एक आइलैंड कंट्री है। जापान ने टेक्नोलॉजी में बहुत महारत हासिल करी है, लेकिन जापान का जो फूड इंपोर्ट बिल होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता था। याद है श्रेया, शैनी, हम सब ने कवर करा था ये। तो उसके चक्कर में उसने एक होम ग्रोन वेजिटेटिव टेक्निक्स जो है वो डेवलप करी थी। ठीक है,
जिसके तहत अब जापान में, और जापान से इंस्पिरेशन लेके दुनिया की विभिन्न कंट्रीज में, इनफैक्ट दिल्ली जैसे इलाकों में भी मैंने आपको बताया था कि बड़े सारे कपल्स ने लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का एक बिजनेस स्टार्ट करा था, और करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर आज के समय में हो चुका है, कि जिसमें वो होम ग्रोन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स वगैरह को उगाते हैं, और आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल उसके अंदर करा जाता है अगर सनलाइट अवेलेबल ना भी हो तो अब कोई टेंशन नहीं रह गई है कि वो ठंडा इलाका होगा, वहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सनलाइट का इंतज़ार करना है, हमें वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि प्लांट्स जो हैं सनलाइट की मदद से पहले खुद को सक्षम बनाएंगे। वो इतना सक्षम अपने आप को बना लेंगे कि भाई ये एक मजबूत बॉडीगार्ड है। अब ये प्लांट किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर जाकर लॉन्च होगा, इंट्रोड्यूस करा जाएगा, ठीक है, और यहां पर वो कंटेमिनेंट्स को सॉइल से या वाटर से खींचेगा। अभी तक क्या हो रहा था, ये प्रोसीजर क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी तक वो प्लांट के ऊपर जो मिट्टी या पानी में जो जहरीले पदार्थ थे वो उसके ऊपर हावी हो जाते थे। कैसे, आप इसी को देख लो, आर्सेनिक को। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक जो पानी है, अगर खेती बाड़ी में डाला जा रहा है, खेतों में डाला जा रहा है खेती बाड़ी करने के लिए, जिसके अंदर आर्सेनिक का पदार्थ है, अगर वो फ्रूट्स या ग्रेन्स वाले फील्ड में अगर समा गया आर्सेनिक वाला पानी, और प्लांट्स ने उसको अपनी ग्रोथ करते 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 खींच लिया, तो वो ह्यूमस के लिए टॉक्सिक है। अब यहां पर क्या है, प्लांट इतना सक्षम है नहीं कि वो टॉक्सिसिटी को खींच सके, लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस, जो फाइटो रेमेडिएशन का जो मेजर है उसके अंदर प्लांट अपने मतलब अपने आप को उसने ऐसा बना रखा है, ऐसा एक बॉडीगार्ड की तरह प्रिपेयर कर रखा है कि वो सॉइल से और वाटर से वो कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर सकता है। अब राइटर आपको ये कह रहा है नेचुरल तरीके से ऐसी कोई ना कोई वेरिएशन होती है दुनिया में, जो कि जो कंटेमिनेंट्स अगर कुदरती रूप से हैं तो उनको कुछ तरह के प्लांट्स, कुछ तरह के जो वेजिटेशन होती है वो खींच लेती है कुदरती रूप से। अब ऐसे कौन कौन सी वेजिटेशन होती हैं, ऐसे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। एक होते हैं मैनग्रोव्स। हमारे देश में मैनग्रोव्स कहाँ मिलते हैं, जर्नली कहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है उनकी, हम्म, सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल, है ना, पूरे का पूरा एक जोन है इनका, है ना। तो मैनग्रोव्स, एस्चुरिन वेजिटेशन और दूसरे वेटलैंड वेजिटेशन। फिर एक टेक्निक है यहां पर इसी के अंदर, फाइटो एक्सट्रैक्शन या फिर फाइटो एक्यूमुलेशन, ठीक है। एंड आई एम सॉरी फॉर डैट, वो जो मैंने फोटो वाली बात कही, मतलब वो उसके अंदर मैं ऐड करना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है कि यही जो चैप्टर है इसका रेप्लिका ना एक स्टडी आईक्यू की जो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाली जो बुक है उसके अंदर दे रखा है। तो उसके अंदर उन्होंने ये टेक्निक बता रखी है स्टडी आईक्यू की बुक के अंदर कि ये वाला प्लांट तब तक काम खुद नहीं कर सकता जब तक वो खुद अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर उसका स्ट्रांग ना हो बहुत ज्यादा। तो उस बुक ने ये बता रखा है जिस प्रकार से वर्टिकल फार्मिंग के अंदर जो प्लांट्स है ना, उनको कुदरती रूप से कोई कीड़े लग रहे हैं, मकोड़े लग रहे हैं उनके ऊपर, उनके स्ट्रक्चर को डैमेज करा जा रहा है, ऐसा लाइट जो है वो सिस्टम होने नहीं देता है। तो यहाँ पर प्लांट को सबसे पहले हमें सक्षम बनाकर उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करना है। और उस बुक ने ये भी बताया, और कुछ एक दो आर्टिकल्स भी मैंने देखे थे, तो स्टडी है क्योंकि बुक ने लिखा हुआ है अपनी बुक के अंदर, जो ये चैप्टर है इसका एक कंसेप्ट है कि वहां पर जो प्लांट है कभी कभार हो सकता है कि वो एक इन्वेजिव स्पीशी भी हो, लेकिन ध्यान ये रखा जाता है फाइटो रेमेडिएशन के प्रोसेस के अंदर कि भले वो इन्वेजिव स्पीशी हो, लेकिन उनका काम सिर्फ इतना है कि वहां पर वो सॉइल या वाटर के अंदर जो कंटेमिनेंट्स है सिर्फ उनको रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस करे जाएं, वो कल को नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय ना कर दें, ठीक है। ये भी अलग अलग वे में कैरी आउट होती है, ठीक है। तो फाइटो एक्सट्रैक्शन या फिर फाइटो एक्यूमुलेशन, प्लांट्स जो हैं, ये क्या मतलब ये कंसेप्ट क्या होता है, प्लांट्स जो हैं दे एक्यूमुलेट कंटेमिनेंट्स इनटू द रूट्स एंड अबव ग्राउंड शूट्स और लीव्स। तो यहां पर ये जो है ये है इनका डस्टबिन। प्लांट्स ने फाइटो रेमेडिएशन क्या था, प्लांट्स कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव जो कर रहे हैं तो वो कहां फेंक कर रहे हैं, वो कोई इंसान थोड़ी है कि किसी फील्ड में लेकर जाकर इकट्ठा कर देंगे। प्लांट्स को ऐसी चीज भी नहीं है कि प्लांट्स किसी के ऊपर फीड कर देंगे। प्लांट तो एक टाइम पर खुद मर जाता है, उसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे फीड कर रहे होते हैं। तो प्लांट इस केस में करेगा क्या, उनका प्लांट क्या करता है, प्लांट इसके बाद एक हायर लेवल के प्रोसेस को अपनाता है जिसमें फाइटो रेमेडिएशन का नाम चेंज होकर हो जाता है फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो एक्यूमुलेशन। इसके अंतर्गत
प्लांट सॉइल या वाटर से कंटेमिनेंट्स को रिमूव कैसे करता है? वो अपनी अंडरग्राउंड रूट में या अबव ग्राउंड शूट सिस्टम में अपनी, या तो ये तो हो गया अपना स्टेम, ये हो गया जड़ें, और ये हो गई पत्तियां, इनके अंदर उसको समा लेता है। ठीक है, ये प्लांट इस प्रोसेस में ये काम करता है। अब इसकी सक्षमता इतनी होनी चाहिए कि एकदम से जब ये जहर को एब्जॉर्ब कर रहा है, काइंड ऑफ मतलब ऐसा समझ जाओ कि समुद्र मंथन की इवेंट की तरह, जैसे शिव जी ने विष पिया था, एक प्लांट, ये प्लांट कुदरती रूप से ऐसी तरीके से विष पी रहा है, इसकी रूट सिस्टम्स के शूट सिस्टम्स की पत्तियां, तो एकदम से डेड ना हो जाए। क्योंकि अगर इसने कंटेमिनेशंस को, जो कंटेमिनेंट्स हैं, वो एब्जॉर्ब करा और ये खुद एकदम से डेड हो गया, और फिर जब ये मिट्टी में मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है दोबारा कंटेमिनेंट्स को रिलीज कर देगा। फिर ये प्लांट के पास स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, ये बनाया ऐसा जाना चाहिए, वो वाला प्लांट उस इकोसिस्टम के अंदर, उस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए जो कि मजबूती से खड़ा रहे, और इतना जहरीला पदार्थ इसके लिए कुछ भी ना हो कि वो इसके मजबूत इरादों को, इसका जो ये बॉडीगार्ड वाला जो नेचर है, इसको हिला ना सके, इसकी ठोस मजबूती को कुछ भी ना हो, और ये कंटेमिनेंट्स को समेटता चला जाए। जैसे मैंने आपको PMFIS के लेक्चर्स में ही इनिशियली बताया था, आपके किसी के घर में एक फिश एक्वेरियम है क्या? कोई एक्वेरियम टैंक वगैरह ऐसा कुछ कभी रखा है या है? किसी रिश्तेदार के घर में कभी देखा हो? देखा है? बाकी किसी के घर में नहीं है? किसी ने कहीं नहीं देखा? अबे भिकमंगो सालो, मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें, जो फिश एक्वेरियम जो टैंक होता है, उसके अंदर ना लोग मछली रखते हैं। अब जिसको मछली रखते हैं, कभी कभार उसका टॉर्टोइज रखते हैं, जो भी चीज़ है, बड़ा है वो, छोटे साइज का कुछ भी है, कभी कभार अगर उनका एक्वेरियम ज़्यादा बड़ा है तो क्लीनिंग प्रोसेस में ना थोड़ी डिफिकल्टी आती है। पानी अगर आप बार बार चेंज करो तो मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है, अब पानी को चेंज करने का मतलब है कुछ घंटे आपके वेस्ट होना, तो उसकी समस्या को दूर। अब पानी वो ऐसा भी नहीं कि आपने साइड में अगर कुछ शीशों पे लग गया तो आपने साबुन वाबुन का पानी डालकर उसको हटा देना है, आप साफ कर दोगे। ऐसे ही बहुत ध्यान से पूरा पानी चेंज कर कर, सारे पत्थरों को हटाकर, फिर वो उसको, उनका डर्ट, उनका वेस्ट रिमूव करके, फिर उसको वो भरा जाता है। पानी का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। फिर दवाइयाँ आती हैं शीशी वाली, उसके अंदर वो पानी के अंदर वो मिलाई जाती हैं, पानी को घोल दिया जाता है, 1-1.5 घंटे तक रखा जाता है, फिर मछलियों को धीरे धीरे करके डाला जाता है। बहुत कुछ, बहुत मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ आपको ध्यान से करना पड़ता है उस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, लेकिन आपके टैंक में गंदगी ना हो तो उसके लिए, जैसे मतलब इट इज़ एन ऑफेंसिव वर्ड, मुझे नहीं पता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू यूज सच वर्ड जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन जो मछलियाँ बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं, आप किसी भी राज्य के अंदर चले जाओ, हिंदुस्तान में यही वर्ड यूज होता है। जिस प्रकार से रोड पर सुबह साफ सफाई, कूड़ा कचरा कबाड़, गाय भैंसों का मल मूत्र उठाने के लिए सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से मछलियों की दुनिया में टैंक के ऊपर से, या मछली के एक्वेरियम टैंक में गंदगी को खाने के लिए, फिशेस के वेस्ट को साफ करने के लिए एक मछली होती है, भंगी मछली कहते हैं उसको, उसका नाम होता है भंगी मछली। कभी भी आप किसी एक्वेरियम वाले से पूछ के देखना, पक्का उसके पास मिलेगी, और अगर नहीं होगी तो वो कहेगा मंगवा देंगे इसे। तो लोग अपने बड़े बड़े टैंक में 4 से 5 भंगी मछलियां रखते हैं। उस मछली की आदत ये होती है, जैसे कोई किसी के घर में सफाई कर्मचारी होता है तो वो खड़ा रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि गंदगी होगी, कोई ऑफिस के अंदर एंटर करा, किसी के जूते के निशान है, तो इमीडिएटली वो साफ कर दे। वो मछली टैंक के शीशों से चिपकी रहती है चारों कॉर्नर में, वही रोटेट कर रही होती है। जैसे कि एक नौकर कभी भी मालिक के बगल में जाके नहीं बैठता, वो मछली कभी भी आपको तैरती हुई नहीं दिखेगी, कभी भी। उस मछली की खास बात होती है, इसलिए उसको नाम दिया गया भंगी मछली। कई लोग उसको जमादार मछली भी बोलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ टैंक के ऊपर से जो काई लग जाती है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सा हो गया आपका टैंक, या फिश की जो गंदगी हो गई, ये सिर्फ उसके ऊपर फीड करने का काम करती है भंगी मछली। वो आपके टैंक को साफ रखती है। नॉर्मल एक्वेरियम्स की शॉप में, छोटी से छोटी शॉप हो, बड़ी से बड़ी शॉप हो, हर जगह पर ये अवेलेबल होती है।
ठीक है। अब भंगी मछली के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जब वो दूसरे के वेस्ट कंज्यूम कर रही है, उधर से वो साफ करी, तो वो खुद वो डाई डाउन ना करे, क्योंकि वो अगर मर गई तो उसके शरीर में जितना भी वेस्ट है तो उसको रखा गया था टैंक को साफ करने के लिए, ना कि और ज्यादा जहरीला बनाने के लिए, उसको और ज्यादा डर्टी बनाने के लिए, ये इसलिए नहीं रखा गया था। सिमिलरली ये जो प्लांट है, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मरे ना ये, बल्कि कंटेमिनेट्स को समेट लें। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टॉपिक को कंप्लीट करा, दैट इज रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन, जिसके अंदर हमने इन सीटू एक्स सीटू की बात करी, एंड प्लस एक कंसेप्ट को पढ़ा जो कि था फाइटो रेमेडिएशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।